हाँ, आनुवांशिकता के विषय में हमने पिछले दिन आप लोगों को क्लास में बताया था। तो उसी आनुवांशिकता के संदर्भ में आज जो है हम पढ़ेंगे मेंडल का नियम, लॉ ऑफ मेंडल। चेकोस्लोवाकिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने एक नियम के आधार पर बताया कि वर्ण संकर संतानें अपने स्वाभाविक पक्ष की ओर अग्रसर होती है, प्रकृति संतुलित व्यवस्था को महत्व देती है, और इन्होंने मटर और चूहों पर प्रयोग किया और प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने इसको सिद्ध किया। तो मटरों पर कैसे प्रयोग किए ग्रेगर जॉन मेंडल? तो सबसे पहले मेंडल ने बड़ी और छोटी मटर लेकर के खेत में बोया। सभी मटरें जो हैं क्या हुई? वर्ण संकर हुई, यानी बड़ी और छोटी मटर को बोने पर वर्ण संकर मटर पैदा हुई। और फिर वर्ण संकर को बोया गया तो वर्ण संकर एवं विशुद्ध दोनों ही प्रकार की मटरें उत्पन्न हुई। तो इसको जो है आप देख रहे होंगे इस पर कि सबसे पहले मेंडल ने बड़ी और छोटी मटर इस दोनों को बोया। इसके पश्चात जब इन दोनों को बोया तो इससे वर्ण संकर प्रजाति की मटर उत्पन्न हुई। अब इस वर्ण संकर को जब बोया गया तो इसमें 25% शुद्ध बड़ी मटर, 50% बड़ी वर्ण संकर मटर और शुद्ध छोटी मटर 25%, यह हुई। पुनः जो है बड़ी वर्ण संकर मटर को उन्होंने बोया तो उसमें जो है 25% शुद्ध बड़ी मटर, 50% बड़ी वर्ण संकर मटर और शुद्ध छोटी मटर 25%। यानी वर्ण संकर से जो हमारा वर्ण संकर मटर प्राप्त हुआ उसको बोने के बाद अगले पीढ़ी में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये कंडीशंस हैं, ये आनुवांशिकता का कंडीशंस है। चूहों पर प्रयोग किया तो उन्होंने क्या किया कि श्याम यानी काला, श्वेत और श्वेत का मतलब सफेद, काला और सफेद चूहों का संक्रमण कराया। तो सभी जो है श्याम वर्ण का उत्पन्न हुए, अर्थात सभी का मतलब उसमें से 3 संबंधे 1 का अनुपात रहा। यानी 3 जो है काले रंग के थे, कृष्ण वर्ण के थे, और 1 श्वेत वर्ण का था, तथा क्रमशः श्याम श्वेत का श्वेत वर्ण के उत्पन्न हुए। तो वंशानुक्रम के नियमों के संदर्भ में जो भी प्रयोग किया गया, इन प्रयोगों द्वारा यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जागृत एवं स्वप्न दोनों प्रकार के ही वंश सूत्र कार्य करते हैं। जागृत गुणों के निष्क्रियता होने पर सुप्त गुण सक्रिय हो जाते हैं। अब अगला जो है ये वंशानुक्रम का प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो इस वंशानुक्रम इसका प्रभाव क्या है? तो मनोविज्ञान के अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हो रहा है कि बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव सुनिश्चित रूप से पड़ता है। बालक पर सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और वातावरण का भी प्रभाव होता है। इसको जो है इस तरह से और स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। मनोवैज्ञानिकों की यह विचारधारा है कि शारीरिक लक्षणों का स्वरूप निर्धारण
वंशानुक्रम के माध्यम से ही संभव है। जैसे कोई माता पिता है और उस माता पिता की संतान उत्पन्न होती है, तो उसमें जैसे कोई लंबा पैदा होता है, कोई छोटा पैदा होता है, तो यानी उसका कद, नाक नक्शा, यानी कहते हैं कि ये अपने पिता पर पड़ा है या अपनी मां पर पड़ा है, तो यह किसका कारण है? अनुवांशिकता का कारण है। उसकी आकृति विशेष, बालों का रंग, अंग प्रत्यंगों की आकृति एवं बनावट में भिन्नता एवं समानता, यह दोनों रूप पाया जाता है। माने बनावट में समानता भी हो सकती है और भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन उसके गुणों को जरूर वो प्राप्त करेगा संतान। जैसे भारतीय वांग्मय प्रयोग, यह जो है सुक, सुक का मतलब होता है तोता, तो उस तोते के जुड़वे बच्चे थे, उस जुड़वे बच्चे को, एक बच्चे को साधु लेकर के चला गया और दूसरे बच्चे को शिकारी लेकर के चला गया और दोनों ने उसको पाला। तो दोनों ने पाला, तो चूंकि साधु था, आश्रम में रहता था, तो वह आश्रम के व्यवहार को पालन करने लगा, एक तोता, और उसी का भाई जो जुड़वा था उसको एक शिकारी ले गया, तो शिकारी अपने यहां रखा, तो वो शिकारी का वातावरण को पालन करने लगा। यानी जो आश्रम में था उसके यहां जाता था, तो तोता अक्सर बोलते हैं जैसा सिखाएंगे वैसा बोलता है, तो तोता जो है वहां पर साधु संतों को सुनता था, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, आप अपना कुशल क्षेम बताइए। तो यह तोता सुन करके वह याद कर लिया, और जो भी उस आश्रम में आता था तो तोता भी बोलता था स्वागतम स्वागतम। और शिकारी जो है वो अपने यहां मारो काटो बकवास बंद करो इस तरह की बातें करता था, तो वह तोता वह याद कर लिया। उसके यहां शिकारी के घर जो भी जाता था तो कहता था मारो काटो बकवास बंद करो। यानी यह जो है, यह व्यवहार का ही कारण है कि यह स्थिति उत्पन्न होती है। नहीं तो एक ही तोता के दो संतान और दोनों में अलग अलग व्यवहार, तो यह क्या है? उसके व्यवहार के ऊपर, जैसा हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार को वह पालन करता है। श्रीमद् भागवत में भी दत्तात्रेय के 25 गुरुओं की कथा है, और उसमें स्पष्ट है कि एक कीड़ा जो है किसी जंगल में जाता है और जंगल में जाकर के वहां से किसी कीड़े को पकड़ करके लाता है और अपने घर के अंदर उसको कर देता है, और घर को अंदर करने के बाद स्वयं बाहर रहता है, और बाहर रह करके वह आवाज करता है। कंडीशन क्या होता है कि धीरे धीरे अंदर का कीड़ा भी वैसा ही हो जाते हैं जैसा वो व्यवहार करता है। ये आपके श्रीमद् भागवत में है। तो दूसरी चीजें जो है वो है बुद्धि का प्रभाव। मनोवैज्ञानिकों की यह अवधारणा है कि बुद्धि जो है वंशानुक्रम के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। जैसे कुछ परिवारों का आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे यहां पर दिया है काली काक परिवार। काली काक परिवार का मतलब, जैसे इसमें एक छोटी सी कथा है कि एक सैनिक था, वह सैनिक जो है 2 महिलाओं से शादी किया। एक महिला मंद बुद्धि की थी और एक जो है तीव्र बुद्धि की थी। परिणाम जो है यह हुआ कि जो मंद बुद्धि की महिला थी, तो मंद बुद्धि की महिला से जो संतान उत्पन्न हुए, तो उसमें से जो संतानें उत्पन्न हुए तो वह मंद बुद्धि के थे, सबसे कम सामान्य थे, शराबी थे, अवैध संतानें थी, वेश्याएं तक थी। यानी जैसे मंद बुद्धि वाला
औरत है तो मंद बुद्धि की औरत से ऐसी संतानें उत्पन्न हो सकती है, जबकि तीव्र बुद्धि के औरतों के साथ, जैसे तीव्र बुद्धि के जो औरतें हैं उनके 495 वंशजों का अध्ययन किया गया, तो उसमें से पाया गया कि मंद बुद्धि के मात्र 3 बच्चे मिले, बेविचारी 2 मिले, बाकिया सभी समाज में सम्माननीय मिले। जबकि मंद बुद्धि की 480 वंशजों में अध्ययन किया गया, तो उसमें जो है मंद बुद्धि के 143, सामान्य 46, शराबी 24, अवैध संतानें 36, वेश्याएं 32, वेश्यालय स्वामी 8 और अधिक अपराधी 3 पाए गए। यानी सम्माननीय जो है वो बहुत 9 के बराबर थे, नहीं पाए गए। सामान्य ओनली 46, यानी 480 वंशजों में ओनली 46, वो भी सामान्य, सम्माननीय नहीं, सम्मान। बाकिया सब कुकृत करने वाले लोग मंद बुद्धि की औरतों से जन्म लिए। जबकि तीव्र बुद्धि के 495 वंशजों में मात्र 3 जो है मंद बुद्धि के मिले और 2 जो है बेविचारी मिले। इसके बाद 5 निकालने के बाद 490 ये सम्माननीय उत्पन्न हुए। तो ये वंशानुक्रम का प्रभाव है। इस तरह से कई परिवारों का अध्ययन किया गया और परिवारों को अध्ययन करने के बाद जो है इनमें जो है इस प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। जैसा जिसका परिवार होगा, जिस प्रकार के उसके माता पिता होंगे, उस तरह की अधिकांशतः संतानें उत्पन्न होती हैं। अगली बात जो है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। बालक पर माता पिता के शारीरिक लक्षणों का प्रभाव पड़ता है। बालक की शारीरिक संरचना माता पिता या वंशानुक्रम के अनुसार होती है। यानी जिसका माता पिता छोटे होंगे उसकी संतान छोटी, जिसके माता पिता बड़े होंगे उसकी संतान बड़ी। लेकिन कहीं कहीं अपवाद मिलता है, कहीं कहीं अपवाद मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वंशानुक्रम में, पहले मैं बता चुका हूं इस बात को, पुनः दोहरा दे रहा हूं कि वंशानुक्रम में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची और यहां तक कि पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है। तो कभी कभी अपवाद में ये होता है, तो आदमी कहता है कि ये अपने नाना पर चला गया है या अपने नानी पर चला गया है, यानी माता पिता से वो भिन्न हो जाता है। तो ये कभी कभी किसी रेयर केस में होता है, नहीं तो अधिकांशतः यही कंडीशन होते हैं कि जैसा उसका माता पिता वैसी उसकी संतान। अब प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। बालक के विकास में प्रजाति का विशेष योगदान है। यानी डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी का प्रयोग, डॉक्टर त्रिपाठी ने त्रिपति में अलग अलग जाति के 16 छात्र जिनकी आयु 10 से 14 वर्ष की थी, उनको चयन किया और उन पर उनका अध्ययन किया, निष्कर्ष निकाला। तो उन्होंने वंशानुक्रम का विशेष प्रभाव पाया और उसमें उन्होंने यह स्थिति को स्पष्ट किया, श्री पाठक एवं त्यागी ने, कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। और यही कारण है कि अमेरिका में श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। यानी आप ऐसे छोटा सा उदाहरण से समझ लीजिए, खेत में भी जिस प्रकार का बीज बोएंगे आपका उसी प्रकार की पौधे उत्पन्न होंगे। यानी जैसे बीज की भी प्रजातियां हैं, जैसे फाउंडेशन बीज है, सर्टिफाइड बीज है। तो सर्टिफाइड बीज है उसको 1 साल बोएंगे, 2 साल बोएंगे, उसके बाद से उसकी पैदावार
कम होने लगेगी, जबकि फाउंडेशन बीज बोएंगे तो पहले साल तो सबसे अधिक होगी, लेकिन उसके बाद उसको 3 साल तक बो सकते हैं। यानी यह प्रजाति का असर है। कोई प्रजाति जो है लंबे समय में फल देती है, कोई प्रजाति कम समय में फल देती है। तो यह जो प्रजाति जितनी श्रेष्ठ होगी, जिस प्रजाति का जितना बढ़िया लक्षण होगा, उससे उत्पन्न होने वाली संतानें या पौधा उतने ही श्रेष्ठ होंगे। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। वंशानुक्रम में व्यवसायिक योग्यता को भी प्रभावित करता है। और अमेरिका के श्री जे मैकिन कैटले ने 885 परिवारों का अध्ययन किया और इसके साथ ही उच्च अधिकारियों के परिवारों का अध्ययन किया गया, तो यह पाया गया कि वंशानुक्रम परिवार के व्यवसाय को प्रभावित करता ही है। इस प्रकार से फिर स्वभाव का प्रभाव, यानी वंशानुक्रम का प्रभाव स्वभाव पर पड़ता है। जैसे कोई माता पिता क्रोधी हैं तो उनका संतान क्रोधी होगा, यानी माता पिता के स्वभाव का भी प्रभाव पड़ता है। कोई माता पिता सदाचारी हैं तो उसकी संतान भी सदाचारी होगी। विनम्र है तो उनको नम्रता वाली संतानें होती हैं। तो स्वाभाविक रूप से स्वभाव जो है आंतरिक पक्ष को प्रभावित करता है। अगली बातें जो है चरित्र पर प्रभाव। स्वभाव एवं चरित्र को एक समान या बहुत ही नजदीकी से पाया जाता है। चरित्रशील माता पिता की संतानें क्या होती हैं? सच्चरित्र होती हैं, और इसमें वातावरण का भी सहयोग होता है। और यह पाया जाता है कि अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों की संतानें जो हैं अपराधी प्रवृत्ति को प्रश्रय देती हैं। फिर महानता का भी प्रभाव है, लिंग भेद भी है। ये सभी हमारे वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और यह सारी चीजें वंशानुक्रम में हमारे ऊपर पड़ती हैं। अब जो है वातावरण, तो वातावरण का अर्थ और परिभाषा जानेंगे। वातावरण के विषय में जानना चाहेंगे तो वातावरण के शुद्ध रूप में या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं पर्यावरण। और पर्यावरण शब्द में जो है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। परि जो है उपसर्ग है, परि उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चारों तरफ, अराउंड अस। और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ या आच्छादन किया हुआ, यानी हमारे चारों तरफ का ढका हुआ वातावरण जो है वही पर्यावरण है, और उसे ही वातावरण कहते हैं। और शुद्ध शब्द में वातावरण का तात्पर्य चारों तरफ के सामाजिक परिवेश से है। हमारे पड़ोसी कैसे हैं, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, हमारे घर परिवार के लोग कैसे हैं, ये सब हमारा परिवेश है, और इस परिवेश का प्रभाव भी हम पर पड़ता है। अब जो है श्रीमद् भागवत में पर्यावरण से तात्पर्य जो है ये बताया गया है कि प्रकृति के सभी प्रकार के तत्वों से है। यानी पर्यावरण में सामाजिक, भौतिक, मौलिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। महाभारत में जो है ये बताया गया कि समाज के सभी तत्व पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो है यह वातावरण का इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड, वातावरण का बच्चों पर प्रभाव कैसे पड़ता है, तो वातावरण का प्रभाव जो है
यह जैसे शारीरिक अंतर पर प्रभाव, यानी वातावरण का प्रभाव मानव के शारीरिक अंतर को प्रभावित करता है, और यह वातावरण वृक्षों, पेड़ पौधों को भी प्रभावित करता है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव डालता है, बुद्धि पर भी प्रभाव डालता है, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है, और बालक पर बहुमुखी प्रभाव डालता है। अब जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव पर विभिन्न प्रकार का परीक्षण किया गया। जैसे जापानी एवं अमेरिकन सिपाहियों की ऊंचाई का नाप किया गया। जापानी जो है 56 इंच से लेकर के 69 इंच तक पाए गए, जबकि अमेरिकन जो है 61 इंच से लेकर के 75 इंच तक। एक वंशानुक्रम ने यह पाया कि दो समूहों में लंबाई में जो अंतर था उसका कारण क्या है? वंशानुक्रम ही है। लेकिन लंबाई में वंशानुक्रम के साथ साथ पर्यावरण का भी सहयोग है। क्यों पर्यावरण का सब ये सहयोग है? क्योंकि बालक में अभिवृद्धि जो है भोजन, पालन पोषण, जलवायु, विशेष अवस्था, इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। अगली बात, एक छोटी सी बात मैं बता दे रहा हूं जो आपको वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को एक साथ परिलक्षित करेगी। जैसे एक छोटी सी घटना है, एक शेरनी जो है एक शेर के बच्चे का जन्म दी, और शेर के बच्चे का जन्म देने के बाद शेरनी मर गई। वहां अगल बगल जो है बकरियों का झुंड जो है चरने के लिए गया था, तो वह शेर का बच्चा भी उसी बकरियों के झुंड में आ गया, और धीरे धीरे उसको वह उसी के साथ उसका चरवाहा उसको अपने घर लेकर चला गया। क्योंकि शेर का बच्चा था, वो आया बकरियों के साथ रहने लगा, बकरियों का दूध पिया, फिर बड़ा हुआ। बड़ा होने के पश्चात जब पुनः वह चरने के लिए जंगल में गया तो एक शेर उसमें से निकला, और वह शेर निकला तो देखा कि ये तो मेरे ही प्रजाति का है, मेरे ही रूप रंग का है, लेकिन मैं लहाड़ रहा हूं तो जैसे बकरी भग रही है वैसे ये भी भग रहा है। तो वह जो है यह वातावरण का प्रभाव पड़ा, तो वह बकरियों के झुंड में रहा, और बकरियों की वजह से उस पर बकरियों का प्रभाव पड़ गया, और वो बकरियों की वजह से वो भागने लगा। बाद में शेर जो है बकरियों को छोड़ करके दौड़ा करके उसको पकड़ करके लाया, और लाने के बाद अपने वातावरण में लाता है, और लाने के बाद उसको कहता है कि अरे मूर्ख, तू शेर है और बकरियों के साथ क्यों भग रहा है? मेरे जैसा मुंह खोलो, मेरे जैसा दहाड़ो। फिर वो दहाड़ने लगा और वह भी शेर जंगल में रहने लगा। तो यह वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव है। अगला जो है, यह आप लोगों को हम दूसरी चीज जो है, जैसे जुड़वा बच्चे हैं, समान जुड़वा बच्चे एक ही अंडकोश से विकसित होते हैं, और एक भ्राता जुड़वा बच्चे पृथक पृथक अंडकोश या शुक्रकोश से तैयार होते हैं। इसमें भ्राता जुड़वा बच्चों की अपेक्षा समान जुड़वा बच्चों में वंशाक्रम में अधिकाधिक समानता पाई जाती है। अब जो है असमान पर्यावरणों में पाए गए सामान्य जुड़वा बच्चों का अध्ययन करने पर आपको पता चलेगा कि मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन, प्राणशास्त्री न्यूमैन एवं सांख्यिकी होजियर ने 19 जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया, और इस अध्ययन क्रम में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों के ही अस्तित्व को स्वीकार किया गया। समान पर्यावरण में पोषित विविध अभिभावकों को बालकों का अध्ययन किया गया। जैसे हम लोगों के आश्रम व्यवस्था में, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में सुदामा और श्री कृष्ण दोनों ही रहते थे, और दोनों अलग अलग वंश के थे। श्री कृष्ण यदुवंशी थे और सुदामा जो है
ब्राह्मण कुल के थे। लेकिन वहां जो पर्यावरण मिला, जो वातावरण मिला, जो परिवेश मिला, उस परिवेश के कारण दोनों ही अपना वंशानुगत स्वभाव को, वातावरण को क्या किए, वातावरण के अनुरूप बनाए। तो यह जो है एक उदाहरण पहले दिया, एक दूसरा ये आपका सांदीपनी ऋषि वाला है। दूसरी चीजें जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण का संबंध, तो इसमें यही है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही बालक के विकास में अभूतपूर्व योगदान है। जैसे नीर और क्षीर का संबंध है, उसी तरह से वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध है। ये एक दूसरे के पूरक है। वंशानुक्रम बालक को बुद्धि या ज्ञान की उपलब्धि कराता है और पर्यावरण उसे परिमार्जित एवं परिष्कृत करके उसका समुचित विकास करता है। इन्हीं बातों के साथ आज इस बात को यहीं पर रखते हैं और अब अगले चीजें जो है, यही जो मैंने आपको बताया था, इसी पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं। वो प्रश्न उत्तर आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई देंगे और उसका उत्तर आप अपने मन में सोच करके और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, मेंडल के नियम के अनुसार जब एक विशेष विशेषता के लिए दो प्राणियों में विरासत मिलती है तो अब विशेषता उनके अंश में कैसे व्यक्त होती है? जीवाश्म के रूप में होती है, अधिकृत संगठन के रूप में होती है, लक्षण के रूप में होती है या उपचार के रूप में होती है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है अधिकृत संगठन के रूप में। अगला प्रश्न जो है आपका वो है कि मेंडल के नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले प्राणी को परे नहीं किया जा सकता है तो वह क्या कहा जा सकता है? तो उसको ये कहा जा सकता है कोडोमिनेस। अगला प्रश्न जो है, मेंडल के नियम के अनुसार जब एक जीन के दो अलग अलग रूप होते हैं और दोनों ही रूप बराबर मात्रा में प्रजनन में उपस्थित होते हैं तो वह जीन किसे कहलाता है? तो वो है हेट्रोजाइगोट। चौथी बात जो है, मेंडल के नियम के अनुसार यदि एक जीन को दो अलग अलग रूप होते हैं और एक रूप दूसरे रूप पर प्रभावी हो जाता है तो वह जीन किसे कहलाता है? तो ये भी है डोमिनेंट। अगला प्रश्न आपका आता है, मेंडल के नियम के अनुसार जब विशेष विशेषताओं के लिए एक प्राणी द्वारा उत्पन्न बीज संयोजन होता है तो उत्पन्न बीज में से कैसे व्यवस्थित होते हैं? तो ये है आपका बिना किसी व्यवस्था के, बदलते प्रमाण में, बिना विकल्प के। तो इसका उत्तर है ये संगठित ढंग से। अगला प्रश्न है, मेंडल के नियम के अनुसार जब एक प्राणी के विशेष गुण के लिए दो प्राणियों में संयुक्त बीज संयोजन होता है तो विशेषता का व्यक्तित्व किस रूप में दिखाई देता है? तो यह है गुणमान के रूप में, गर्भ के रूप में, लक्षण के रूप में, प्रकार के रूप में। विचार करिए, मेंडल के जब एक प्राणी के विशेष गुण के लिए दो प्राणियों में संयुक्त बीज संयोजन होता है तो विशेषता का व्यक्तित्व किस रूप में दिखता है? तो गुणवान के रूप में दिखेगा। अगला प्रश्न, मेंडल के नियमानुसार यदि दो विशेष लक्षणों का विरासत मिलता है तो किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो डोमिनेट लक्षण। अगला है, आनुवांशिकता के प्रभाव के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व है? तो ये है डीएनए। यानी कभी भी किसी व्यक्ति को, जैसे कहीं कहीं पर चैलेंज हो जाता है कि ये संतान किसकी है, तो उसके माता पिता का और संतान का डीएनए टेस्ट हो जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि वह किसकी संतान है। जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहा जाता है? तो वो है जेनेटिक अवरोध। जेनेटिक अवरोध। अगला जो है वो है आनुवंशिकता के प्रभाव में हुए गुण जो पिता या माता से बच्चे को संग्रहित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो वो भी यही है, डोमिनेट गुण। अगला प्रश्न आपका है जीनेटिक डिसऑर्डर का उदाहरण। तो जीनेटिक डिसऑर्डर का उदाहरण है ये सिक्लिक उल्टी। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता के प्रभाव में यदि एक जीन को डोमिनेट रूप प्राथमिकता प्राप्त करता है तो क्या होता है? तो वह डोमिनेट की व्यक्तिता। अगला प्रश्न जो है वो है आनुवंशिकता के प्रभाव में एक बच्चे के जीवन में जैसे उसके वातावरण से प्राप्त गुणों का एक समूह होता है, वह क्या है? तो वो है स्वाभाविक वातावरण। अगला प्रश्न जो है आनुवंशिकता के प्रभाव में जीन या गुण का लौकिक अवरोध किसे कहते हैं? तो वो है जीनों का विकल्प। अगला प्रश्न आपका ये है पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा क्या है? तो अभी आपको पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा बताया गया। तो इसका अर्थ है पर्यावरण में वह सभी प्राकृतिक एवं जैविक तत्व हैं जो जीव के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न पर्यावरण के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पर्यावरण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसके कोई लाभ नहीं है, गलत बात है। पर्यावरण यही सही है आपका कि पर्यावरण हमें जल, वायु और भूमि की सबसे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न जो है वो है बालक के विकास पर पर्यावरण का प्रभाव किसे कहा जाता है? तो बालक का देखभाल उदाहरण, तो यह जो है बाल पर्यावरण शास्त्र। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संबंधी उपाय है जो बच्चों के विकास को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करता है? तो यह है आपका न्यूनतम स्क्रीन टाइम, स्पष्ट विकल्प, नियमित व्यायाम और सभी उपरोक्त। तो यही आपका सभी उपरोक्त सही है। हेरिडिटी और पर्यावरण के प्रभाव पर विभिन्न प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किसी एक प्रमुख अनुसंधान के रूप में माना जाता है? तो यह है आपका ग्रेगर मेंडल के मेंडल पौधों का प्रयोग। ग्रेगर जॉन मेंडल वाला अभी पढ़े। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पर्यावरणीय प्रभावों का महत्वपूर्ण भूमिका है? तो वो है हार्लो के वान अध्ययन। अगला प्रश्न जो है आपका आता है जेनेटिक और पर्यावरण के प्रभाव पर
अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक कोना किसे जाना जाता है? तो ये है आपके बायोथियोलॉजी। अगला है पावलोव के प्रयोग में किस जीवन संदर्भ में प्राप्त किया गया था? तो ये है ट्रेनिंग। अगला प्रश्न जो है वो है मेंडल के चूहों के अनुसंधान में उन्होंने कौन सा प्रमुख आविष्कार किया? तो अभी आपको मैंने बताया था कि बाहर से आवाज सुनकर के अंदर के भी कीड़े क्या करने लगे? आवाज को पहचान कर वैसे ही आवाज बोलने लगी, यानी आवाज का प्रभाव है। निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित प्रयोग कहा जाता है? तो यह है एक निश्चित तरीके से निर्धारित उपाय का अध्ययन जो है उसे नियंत्रित प्रयोग कहा जाता है। नियंत्रित प्रयोग के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? तो नियंत्रित प्रयोग के द्वारा हमें जो है संभावित या वास्तविक कारणों के प्रभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए नियंत्रित शर्तों का उपयोग किया जाता है। अगला जो है नियंत्रित प्रयोग की विशेषता क्या है? तो नियंत्रित प्रयोग की विशेषता यह है प्रयोग के परिणामों का समर्थन करने के लिए केवल एक शर्त रखी जाती है। अगला जो है निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित प्रयोग में विशेषतः महत्वपूर्ण माना जाता है? तो यह है निर्धारित नियंत्रण शर्त। अगला है नियंत्रित प्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो निश्चित परिणामों की प्राप्ति। अगला प्रश्न आपका आता है कि हेरिडिटी और पर्यावरण के संबंध के आधार पर निम्नलिखित में से किसे निर्धारित किया जा सकता है? तो वो है आपका व्यक्तित्व, यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण में व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। हेरिडिटी और पर्यावरण के संबंध में किसे जन्मदाता कहा जाता है? तो वो है हेरिडिटी। अगला प्रश्न जो है वो है आपका हेरिडिटी और पर्यावरण के संबंध में व्यक्तित्व किसे प्रभावित कर सकता है? तो वो है आपका यह पर्यावरण और हेरिडिटी दोनों को प्रभावित करता है। अगला है हेरिडिटी और पर्यावरण के तुलनात्मक महत्व के विषय में विकास में किसका अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है दोनों का समान महत्व है, यानी हेरिडिटी और पर्यावरण दोनों का समान महत्व है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिस्थिति हेरिडिटी और पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है? तो वो है परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति। अगला जो है शिक्षक कैसे हेरिडिटी और पर्यावरण के महत्वपूर्ण तत्वों को छात्रों के विकास में शामिल करते हैं? तो वो है छात्रों के लिए एक सकारात्मक शिक्षा परिवेश प्रदान करना। अगला प्रश्न है शिक्षक कैसे हेरिडिटी के संबंध में छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं? तो वो है छात्रों के विचारों को समझने और समर्थन करने के लिए। अब जो है
आज जो है इन्हीं प्रश्नों के साथ इतने ही पर आज इस क्लास को विराम देते हैं। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजने का प्रयत्न करिएगा, उसको हम भी देखेंगे। देख करके इसको और क्या सुधार किया जा सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे और पुनः अगले दिन अगले कक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर और क्लास के साथ उपस्थित होंगे। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।